हो जाएगा हिडन। Measure of total inflation within an economy including commodities such as food and energy, which tend to be much more volatile and prone to inflationary inflation। ठीक है, तो ये इसको मिला दिया तब बन गया हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ गया और कोर इन्फ्लेशन, तो कोर वर्सेस हेडलाइन इन्फ्लेशन ये हमारी होगी सर क्या? जैसे हमारा सर जैसे कोर इन्फ्लेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीएसटी में हमने इंक्लूड नहीं किया एनर्जी सेक्टर को, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो उसका ये कारण भी रहा होगा कि जैसे हमारा जो इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन इज द मेजर पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन ऑफ द वर्ल्ड लेवल, क्योंकि वो एक चीज पेट्रोल के दाम बढ़ने से ही सब पे इम्पैक्ट बढ़ता है, ऑटोमेटिक उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये भी एक सरकार की नजरों में ऐसा पॉइंट रहा होगा कि हम इसको बाहर रखें इससे, जीएसटी से। इकोनॉमिस्टों की समझ से जैसे इसमें सरकार का कम लेना देना, जो अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार ये दो चीजों को हटा रहे हैं। किस चीज को हटा रहे हैं? फूड को और एनर्जी को। ठीक है, इन्फ्लेशन हमें पता है कि टोटल ओवरऑल हमारी कितनी कीमतें बढ़ रही हैं, मुद्रास्फीति कितनी हो रही है, मतलब मनी की कीमत कितनी कम हो रही है, हमारी जो खरीदने की क्षमता है वो कितनी कम होती जा रही है। जितनी कम होती जाएगी उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, जिसे हम महंगाई आम सरल तरीके से समझते हैं। अब जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के दो तरीके के हिस्से हो सकते हैं। दो तरीके की कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जिनके कारण इन्फ्लेशन हो सकती है? डिमांड एंड सप्लाई। नहीं, डिमांड एंड सप्लाई तो ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखें ओवरऑल पिक्चर में तो हम ये सभी मानते हैं कि इन्फ्लेशन लगातार, मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया है ना सर? आगे रिकॉर्डिंग सर। यस सर, लगा दिया। इन्फ्लेशन क्या के कारण क्या हो सकते हैं? इन्फ्लेशन का डिमांड अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो कम मिलने लगे वो महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई एक तो लॉन्ग टर्म महंगाई है जो धीरे 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 बढ़ती रहती है। चीजों की कीमतें हर साल कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती हैं, परंतु महंगाई, और विशेष रूप से अगर कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें तो महंगाई एक और कारणों से भी बढ़ती है। वो क्या होता है? प्रोडक्शन। बाजार की जो स्थिति होती है उससे भी हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फर्क आता है। जैसे कि हम अगर फूड की बात करें, फूड आइटम हाईली वॉलेटाइल, दो तरीके की चीजें हैं, नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल। कुछ ऐसे चीजें हैं जो बहुत तेजी से, जिन पर आप ये नहीं कह सकते। अब जैसे तेल की कीमत है, क्रूड ऑयल की कीमत है, इंटरनेशनल बाजार में कभी 60 आ जाती है, कभी 40 भी आ गई थी पीछे कुछ समय पहले, अभी 90 है, 90-95 चल रही है, कोई गारंटी नहीं है 140 भी चली जाएगी। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? क्रूड ऑयल में ये 40 रुपए से क्रूड ऑयल 140 हो गया। सरसों का तेल पिछले साल 90-100 रुपए किलो बिक रहा होगा, अब 200 रुपए किलो बिकने लगा। क्या कारण हो सकते हैं कि सरसों का तेल और ये क्रूड ऑयल इतने महंगे हो गए? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या कारण होगा? कोई ऐसा कारण है जिसको हम तर्कपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं? क्या सरसों का जो किसान है, क्या उसकी लागत में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया जिसके कारण सरसों की कीमत, सरसों के तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई? ऐसा तो कुछ नहीं मालूम होता भाई। सरसों की तेल की कीमत, ऐसा तो नहीं है रातों रात किसान को भाई कोई चीज 10 रुपए में खरीदनी पड़ती थी, अब 50 रुपए में खरीदनी पड़ी, तो किसान कह रहा है जी मैं कहाँ से दूंगा, तो मैं तो इतने से कम नहीं दूंगा सरसों का तेल। तो ऐसा तो कोई कारण मुझे नहीं समझ आता कि ऐसी कोई चीज हुई है कि सरसों के तेल की, खाद की कीमत 2-4% बढ़ गई होगी, पर 100 रुपए से एकदम से 200 रुपए क्यों चला गया सरसों का तेल एक साल भर के भीतर में? ये एक मिस्टीरियस चीज है। मतलब इसको बाजार के बहुत सारे मैनिपुलेशंस होते हैं, बाजार के अंदर में तमाम तरीके के मैनिपुलेशन होते हैं। होलसेलर्स कई बार अपनी जमाखोरी करने लग जाते हैं, कभी कभी
जैसे शिपिंग में है एक बहुत कारण महंगाई का, ऐसा नहीं कि वो जो बेसिक है उन्हीं के कारण महंगाई होती है। महंगाई ऐसे भी होती है कि बहुत सारे लोग ग्रुप बना लेते हैं। सरसों के तेल के जितने डीलर्स होंगे वो एक ग्रुप बना लेंगे, बड़ी कंपनियां बैठ के कि नहीं जी भाई हम इतने में नहीं दे रहे। अब जैसे शिपिंग कॉस्ट है, हम कल बात कर रहे थे ना शिपिंग कॉस्ट, ऐसा क्या हुआ है कि पानी के जहाज जहां पर $1000 में सामान ले जाते थे आज वो $10,000 मांग रहे हैं? ऐसा क्या कारण हो? कोई ऐसी रिसेंटली जो मेजर कारण है वो कोविड-19 है, क्योंकि जैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन हुआ तो लोगों की कनेक्टिविटी बहुत कम हो गई। अब जो शिप हमारा सामान जो प्रोडक्शन कर रहे थे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, उनको उतारने के लिए ही हमारे ट्रांसपोर्ट खड़े रहे काफी लॉन्ग टाइम तक। जो जर्नी 2 महीने में होती थी अब उसको 4-6 महीने लग रहे हैं। तो एक तो मेजर इम्पैक्ट ये कारण रहा कि हमारी जो लोगों की जो लेबर फोर्स है वो नहीं मिला। देन जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम था वो उसमें बहुत ज्यादा हो गया, तो उसका इम्पैक्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों ने देखा। ठीक है, पर एक मुझे इस बात का तर्क बता सकते हो कि भाई शिपिंग कॉस्ट में जो क्या पानी के जहाज की कीमत बढ़ गई क्या? पानी के जहाज की बड़ी सर, ये सर लेकिन कीमत जो तो बढ़ेगी लोगों नहीं सर। कैसे? क्या पानी के जहाज की कीमत कोरोना के कारण बढ़ सकती है? भाई जो सर वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मतलब है वो तो पानी का, जिसने कंटेनर खरीदा उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ी, ज्यादा से ज्यादा लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट, और लोडिंग अनलोडिंग में भाई कोई आदमी उतारने वाला नहीं, ठीक है मेरा सर 2 महीने इसका की जो वजह। अरे यार सर जो हमारे पानी के जहाज था ना, उसकी हम्म। कहीं प्रोडक्शन बंद हो गई, क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था, नहीं, इंडस्ट्रियल इतने सेक्टर। पानी के जहाज बनते नहीं है, साल भर में गिनती की पानी के जहाज बनते हैं, जितने जहाज हैं वो सफिशिएंट है, और वो कहीं से भी ये 10 गुना ग्रोथ को, इनमें से कोई सा कारण 10 टाइम्स कीमत जो है 10 गुना बढ़ गई है। अगर मैं ये भी मान लूं कि टर्नओवर टाइम दो गुना हो गया, वैसे 2 गुना नहीं हुआ है, कोरोना ने कुछ समय इम्पैक्ट किया था, बाकी समय पर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है जितना इम्पैक्ट की ये बात है। ये जो 10 गुना बढ़ गई है कीमत, ये सरसों की तेल की कीमत 100 रुपए से 200 रुपए किलो हो गई है, ये क्रूड ऑयल 40 रुपए से, क्या जो तेल का उत्पादन क्रूड ऑयल का उत्पादन कर रहे थे वो 40 रुपए में उसको प्रोडक्शन कर पा रहे थे, तो एकदम से 140 रुपए क्यों होने लग गया? क्यों सर नब्बे जो रुपए हमारी सप्लाई चेन है ना वो ब्रेक हो गई ना। सप्लाई चेन ब्रेक होने से सप्लाई चेन रिस्टोर भी हो गई। भाई सप्लाई चेन हमारी रिस्टोर दो होने पर महीने सर तीन प्रॉपर वे में नहीं आई ना, क्योंकि अभी भी लोगों में डर है कि अपनी जान का। तो वो जो लोगों की कनेक्टिविटी है ना, लेबर फोर्स जो है हमारा वो बहुत अभी कम जुड़ा है, और हमारी नहीं, प्रोडक्शन डिमांड इतनी ज्यादा हो गई सडनली जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ कि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी हुई है, उसको भी अभी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। खैर मतलब इनमें से कोई भी चीज, इनमें से जितने भी आर्ग्यूमेंट है, इनमें से कोई भी आर्ग्यूमेंट इस कॉस्ट राइज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम कितना भी इस पर आर्ग्यू कर ले तो हाँ, एक सेकेंड, हम जो है अगर हम इस पर बात करें तो हमारा लॉकडाउन 2 से 3 महीने तक हुआ ज्यादातर जगहों में। भारत ही एक ऐसा देश था जहां बड़ा लॉकडाउन हुआ, बाकी देशों में इतने बड़े लॉकडाउन नहीं हुए, इतने क्रशिंग लॉकडाउन नहीं हुए। तो सप्लाई चेन जरूर डिसरप्ट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर सप्लाई चेन क्या इस एक्सटेंट तक डिसरप्ट हुई कि उसकी 1,000 रुपए की कीमत 10,000 रुपए में हो गई? इसे एक्सप्लेन नहीं सर करता। यहाँ पे मेरे हिसाब से सर शायद आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो अभी आपने वो ग्रुपिंग वाला टॉपिक बताया था ना, कि एग्जैक्टली मार्केट में सप्लायर ये ग्रुप ये कर लेते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये इसलिए नहीं हो रहा, मतलब ये तो एक फैक्टर है, ये रादर एक अपॉर्चुनिटी है। जो जो बिजनेस होते हैं बड़े बिजनेस, क्योंकि शिपिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब हमारी इमेजिनेशन से भी बड़ी, हम उतना बड़ा इमेजिन नहीं कर सकते हैं जितना बड़ा जो इस शिपिंग सेक्टर को चलाते हैं। ऐसे कुछ ही लोग हैं, कुछ ही देश हैं, जैसे भारत के पास अपनी कोई शिपिंग कंपनी नहीं है इतना बड़ा देश होने के बावजूद। दुनिया में मुश्किल से 50 मतलब 50 में बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, दुनिया में पूरी दुनिया में शायद 10 कंपनियां, 10 शिपिंग कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया का सामान इधर से उधर ले जाती हैं। मतलब 10 कंपनियां ऐसी होंगी लगभग जो 80% ऑफ अवर कार्गो केवल 10 कंपनियां ही हैंडल कर रही हैं। इसमें चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
चाइना एक इमर्जिंग पावर है, बना है, खासतौर में चाइना, साउथ कोरिया, ये बहुत इमर्जिंग पावर है। और मतलब मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता, बट आई हैव माय ओन एप्रीहेंशन कि दिस इज नॉट ड्रिवन बाय ऑल दिस। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर है। जब कोई ऐसी चीज होती है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि कीमत बढ़ा देते हैं। जैसे लाला जो होता है, दुकान के रेट बढ़ाने होते हैं किसी चीज के, वो बढ़ाना चाहता है, पर नॉर्मल टाइम्स में वो बढ़ाएगा तो कोई नहीं लेगा। पर जब क्राइसिस टाइम आता है ना, तो क्राइसिस टाइम में वो खट करके बढ़ा देता है, और क्राइसिस टाइम में हर कोई ले लेता है। अगर मैं मास्क की कीमत नॉर्मल टाइम में 2 रुपए का मास्क मिलता था, 2 से मैं अगर 3 रुपए भी करता तो शायद कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता। पर क्योंकि क्राइसिस टाइम में मैंने 2 रुपए से 20 रुपए उसकी कीमत कर दी, बाद में जब ठीक हुआ तो मैंने उसे वापस 10 रुपए कर लिया। 2 रुपए से तो 10 रुपए में बढ़ा ही दिया मैंने कीमत। So the things in economics and things in global system, supply system are not so clear. जैसे अब सरसों के तेल की बात करो, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सरसों के तेल में तो कोई खास फर्क नहीं आया होगा। हमने अभी पढ़ा कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पिछले साल 3.6% था, हमारा एवरेज से अच्छा है 3.6%। अगर हम 18-19 उससे पहले का देखें, कभी कभी 1% तक एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुआ, यानी कि 3.9% हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ। सरसों का तेल का प्रोडक्शन भी बढ़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऐसा क्या हुआ कि ये सरसों का तेल 100 रुपए से 200 रुपए किलो पहुंच गया? इट इज नॉट सो। मेजर वही आ गया ना जो आप कह रहे ग्रुपिंग, क्योंकि ये शिपिंग ग्रुपिंग जो कॉर्पोरेशन है, इनका भी बीच में स्टेटमेंट आई है कि हमारे जो जहाज हैं कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। जैसे चाइना का आपने एग्जांपल दिया, वो जस्टिफिकेशंस है, बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू पुश द शिपिंग प्राइस। एक क्राइसिस समय है ना, लोगों को सामान की जरूरत है। आपको पता है कि लोग मास्क खरीदेंगे, मैं इसलिए मास्क का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मास्क हमारे लिए बहुत सिंपल कनेक्ट करने वाला एग्जांपल है। मुझे आज जरूरत है, ठीक है, मतलब इसे जो प्राइसिंग होती है उसमें एंकर प्राइस का एक कॉन्सेप्ट होता है। हम अपने दिमाग में एक प्राइस लेके चलते हैं। मैंने अपने दिमाग में ले रखा है कि भाई मास्क जो होता है, जो सर्जिकल मास्क, क्योंकि सर्जिकल मास्क जो आप लोग लगाते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे जो कोरोना में काफी बिकते, वो बहुत महंगे नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग अस्पताल में तो बल्क में खरीदे जाते हैं, वो 1.5-2 रुपए की भी कीमत नहीं होती उनकी। तो जब कोरोना फैला तो वो वाले मास्क 20-20 रुपए, कहीं तो उससे भी ज्यादा रेट पर बेचे गए। तो पहले अगर उसे कोई, जब कोरोना नहीं था तो 2 से 3 रुपए, 2.5 रुपए भी कोई कहता ना कि हम 2.5 रुपए का देंगे, तो हम कहेंगे कि नहीं भाई तुम बहुत महंगा दे रहे हो, हम नहीं लेते तुमसे, हम तो दूसरे वाले से ले लेंगे, वो तो 2 रुपए से कम में देने को तैयार है। वो अपने रेट नहीं बढ़ा सकता है। बट जैसे ही उसने देखा कि भाई कोरोना आया है और हर एक को मांग वो चाहिए, हर कोई सोच रहा है कि मुझे कोरोना में मास्क मिल जाए, तो कहेगा नहीं नहीं 20 रुपए का देंगे। लोगों ने खरीदा कि ठीक है यार, चलो जान बचेगी। तो अब दिमाग में मास्क का प्राइस हो गया 20 रुपए, हमारे दिमाग में फिट हो गया कि 20 रुपए का मास्क आता है। बाद में जब थोड़ा सा बेटर हो गया सिस्टम, तो हमने 10 रुपए कर दिए, बट हमने ओवरऑल प्राइस को उस हिसाब से, उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एनकैश कर लिया। ये जो बहुत बार मार्केट में प्राइस होते हैं ना, मतलब आप टिपिकल डिमांड सप्लाई जितने हम सिस्टम जानते हैं, लॉन्ग टर्म में जरूर डिमांड एंड सप्लाई प्ले करता है, बट अगर शॉर्ट टर्म में कोई चीज ऐसे हो रही है तो उसका कारण जो है प्योर इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई रूल से अलग होता है। जो साधारण, मतलब जो हमारे कन्वेंशनल लॉजिकल नियम है उनसे अलग होता है, उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी काम करते हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं, कोर और हेडलाइन पर, हेडलाइन इन्फ्लेशन पर। तो जो कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें ये दो चीजें हैं कि हमारे इन्फ्लेशन में 2 एलिमेंट है, वॉलेटाइल एलिमेंट्स, जिनकी हमने अभी बात की, जिसमें से कुछ की, ठीक है, ये वॉलेटाइल है, ड्रिवन है, कोई फोर्स है जो उनको ड्राइव कर रही है, मूव कर रही है। और कुछ नॉन वॉलेटाइल इन्फ्लेशन है जो रेगुलर पेस पे भाई 2-3-4-5% के रेट पे धीरे 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 बढ़ती रहती है, जिसको हमें पता नहीं चलता। कोई चीज, जैसे हम साधारण चीज खरीदते हैं, अब जैसे मैगी का प्राइस है, मैगी आप 10 रुपए की खरीदते चले आ रहे हैं, खरीदते हैं आप लोग मैगी 10 रुपए की? अब मैगी भी सर अब 12 रुपए का हो गया सर। एग्जैक्टली। तो वो 10 से 11 हो गया, 11 से 12 हो गया,
या उसका वॉल्यूम वेट उन्होंने कुछ धीरे धीरे कम कर दिया, पहले 100 ग्राम मैगी देता होगा, फिर वो 95 ग्राम कर दिया उसने, उतने ही मैगी को 90 ग्राम कर दिया। तो ये एक ऐसी इन्फ्लेशन है जो बहुत ग्रेजुअल हो रही है, धीरे 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 बढ़ रही है, हमें पता नहीं चल रहा। 10 रुपए से 11 हुई, हमें नहीं पता चलेगा। मैं आज भी सोच रहा हूँ कि मैगी 10 रुपए का ही बिकता है, आप बता रहे हो कि 12 का बिक रहा है। तो ये एक ग्रेजुअल इन्फ्लेशन है। तो वॉलेटाइल मतलब जो बहुत तेजी से परिवर्तित होने वाली इन्फ्लेशन, और नॉन वॉलेटाइल जो एक ग्रेजुअल पेस से बढ़ने वाली इन्फ्लेशन है, जो उसके बेसिक कारणों से, भाई अब जैसे सरसों का तेल अगर 100 रुपए से 105 रुपए किलो हो जाए, 110 रुपए किलो हो जाए, दैट मेक्स सेंस, क्योंकि भाई किसान है, किसान की भी अपनी जो है खर्चे उसके बढ़ रहे हैं, उसको भी अपने बच्चे बढ़ाने हैं, तो वो कहता है कि नहीं जी मुझे थोड़े पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, तो धीरे धीरे अपनी कॉस्ट को धीरे धीरे बढ़ाता है जो प्रोड्यूसर है। पर वो ऐसा नहीं कर सकता कि 100 से सर 200 रुपए बेचने लग जाएगा और लोग खरीदेंगे। सर क्रूड ऑयल में जो प्राइस राइज हो गया, तो वो सुएज कैनाल में जो हुआ था अभी, शिप, वो कंटेनर शिप जो था वो रुक गया था, तो वो भी एक रीजन हो सकता है ना? नहीं, ये वही अभी हमारी यही बहुत देर आर्ग्यूमेंट चल रही थी, इनमें से ज्यादातर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वो शिप केवल 7 दिन के लिए फंसा था, और वो भी बहुत पुरानी, साल भर पुरानी बात हो गई। तो अब तो शिप निकल गया, अभी तो बिल्कुल स्मूथ सेलिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ज्यादातर जगह पर जो चीजें थी, जो शिपिंग में कुछ समय के लिए जो डेडलॉक आया था, वो डेडलॉक अभी नहीं है, इस समय वो डेडलॉक नहीं है। जहां तक मुझे समझ आता है सारी जगह पर अच्छी तरीके से काम, लगभग ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी पर काम चल रहा है, बट स्टिल शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये कई बार क्या होता है कि जस्टिफिकेशन भी हम बना लेते हैं, उन जस्टिफिकेशन से हमें थोड़ा सा हो जाना चाहिए, पर खैर आज के टॉपिक से वो अलग हो जाएगा, इस चर्चा को अभी हम यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। हम चर्चा इसी पर रख रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट है, इन्फ्लेशन है, वो दो तरीके के फैक्टर्स पर निर्भर कर रही है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल फोर्स ऐसी है जिसमें हम फूड को इंक्लूड कर सकते हैं। फूड के प्राइस बहुत आर्बिटरी होते हैं, कि कभी टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाता है, कभी टमाटर 20 रुपए किलो बिक जाता है। तो फूड एक ऐसा आइटम है जो आर्बिटरी है। एनर्जी, एनर्जी में जैसे ऑयल, क्योंकि ऑयल सबसे बड़ा हिस्सेदारी रखता है, इसके भी दाम बड़े वॉलेटाइल हैं। वॉलेटाइल का मतलब आप सभी समझते हैं ना? यस सर, कभी बढ़ जाता है यस कभी सर। घट जाता जो है। जो बहुत अस्थिर हो, तो इनकी जो दाम है बहुत अस्थिर, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील, बहुत परिवर्तनशील है। तो हम जो कोर इन्फ्लेशन होती है, कोर इन्फ्लेशन में इस तरीके के वॉलेटाइल इन्फ्लेशन को हटा देते हैं। कोर इन्फ्लेशन से हमारा मतलब है ऐसी इन्फ्लेशन जो ग्रेजुअल, धीरे धीरे और लगातार बढ़ने वाली हो, ग्रेजुअल और कंसिस्टेंट इन्फ्लेशन हो, जिसको हम मानते हैं, जो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है भैया महंगाई धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी इस व्यवस्था में जीडीपी एक्सपेंशन होगा, तैसे तैसे इन्फ्लेशन भी आएगी। तो कोर इन्फ्लेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन इज अ लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन दैट डज नॉट इंक्लूड वॉलेटाइल सेक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इंक्लूड्स फूड एंड एनर्जी सेक्टर। तो जिसमें हम ऐसी इन्फ्लेशन को हटा देते हैं जो फूड और एनर्जी से रिलेटेड हो। अगर हम इस फूड और एनर्जी को भी जोड़ देते हैं तो ओवरऑल इन्फ्लेशन को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गई टोटल ओवरऑल इन्फ्लेशन, चाहे वो किसी भी कारण से महंगाई बढ़ रही हो, हम उसमें जो वॉलेटाइल फैक्टर्स हैं वो बाहर नहीं निकालते हैं। हम चाहे वो क्रूड ऑयल की वजह से बढ़ रही हो, फूड की वजह से बढ़ रही हो, किसी कारण से बढ़ रही हो, हम उस ओवरऑल इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा कोर इन्फ्लेशन, मैंने ये टर्म दिया था स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? डिफ्लेशन। सर सर इसमें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट दोनों इक्वल हो जाता है। हाँ, बताएगा कोई और? व्हाट इज रेट स्टैगफ्लेशन? ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। हाँ, और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। वेरी गुड, ठीक है। स्टैगफ्लेशन में एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये बहुत दोनों तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब इससे क्या होगा? महंगाई स्थिर हो जाएगी।
सर नहीं, इन्फ्लेशन नहीं होता है शायद, स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन होता है। सर स्टैक इन्फ्लेशन में ये होता है कि इन्फ्लेशन की रेट तेजी से बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। गवर्नमेंट की ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ कम होती है, बट दूसरी सूरतों में वहाँ पे इन्फ्लेशन धीरे धीरे, मतलब इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता है और ग्रोथ कम होती है। ठीक, तो हमारी जो बेरोजगारी है और महंगाई है, ये दोनों तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा सर। ये नहीं, वो तो होगा ही होगा। अगर एक आम आदमी के ग्रोथ रेट कम हो देखें जाएगी। कि जैसे कहते हैं ना, करेला वो भी नीम चढ़ा, तो वो हो जाएगा। ये एक तो महंगाई की मार पड़ रही है, चीजें महंगी होती जा रही हैं, ठीक है, जो वस्तु है वो महंगी, और आमदनी घटती जा रही है, बेरोजगारी है, लोगों के पास इनकम नहीं है। तो ये इकोनॉमी के लिए एक बड़ी बहुत बुरी अब वो हो जाती है, स्थिति हो जाती है कि जो है, जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगे और बेरोजगारी, तो मतलब इधर तो ग्रोथ नहीं हो रही है। अब जैसे महंगाई बढ़े पर इनकम भी बढ़ती जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाए, तो आपको दिक्कत होगी। महंगाई बढ़ रही है नहीं सर, है ना, फिर भी आपको नो लगेगा सर। ऐसे तो आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी आमदनी पहले 10,000 रुपए थी, ठीक है, आपका खर्च 5,000 रुपया था, अब घर का खर्च बढ़ के 5 से 6,000 रुपया हो गया, पर इधर आपकी सैलरी 10 से 14,000 रुपये हो गई। तो नेट देखेंगे तो आपको लगेगा चलो कोई नहीं यार, 1,000 रुपये बढ़ी तो मेरी 4,000 की सैलरी तो बढ़ गई। तो ऐसे में हम इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट इज टू एन एक्सटेंट अ एक्सेप्टेबल सिचुएशन। बट अगर इसका उल्टा हो जाए, इधर तो 5,000 से 6,000 हो गई और 10,000 से हमारी तनख्वाह रह गई 5,000, तो भूखों मरने की हालत हो जाएगी ना। तो भाई इधर से पैसे नहीं बढ़ रहे, ये हो गया। तो ये इस स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। एक होता है डीफ्लेशन। व्हाट इज डीफ्लेशन? जब महंगाई बढ़ने की बजाय घटने लग जाए। इन्फ्लेशन की बजाय उल्टी इन्फ्लेशन चलने लग जाए, उसको डीफ्लेशन कहने लगते हैं। तो ये क्या होता है डीफ्लेशन, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो अच्छी चीज हो गई कि भैया महंगाई घट रही है, महंगाई नहीं बढ़ रही है, सर वस्तु की कीमत कम हो तो अच्छी तो बात है जाती है यार। ना। वस्तुओं की कीमत अगर कम होने लगेंगी तो ये तो बढ़िया चीज हो गई। कैसे सर, बढ़िया कैसे? एक लिमिटेड तक ही है, क्योंकि अगर नेगेटिव जाने लगेगी तो फिर रिसेशन भी आने लगेगा ना। तो गतिशील अच्छा है, और गति रुक गई तो भी बेकार है। बिल्कुल सही है। तो हमारी इकोनॉमी में दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, है ना। यही हम कहते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी क्या होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अध्ययन को ही हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो हम ये तो कह रहे हैं वस्तुओं की जब कीमतें घटेंगी, कंज्यूमर तो खुश हो जाएगा, एज अ कंज्यूमर हमें लगेगा यार ये अच्छा हो गया, चलो कीमतें घट रही हैं, बढ़िया है, ये तो अच्छा हो रहा है। बट इसी चीज को प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे टमाटर 5 रुपए किलो बिकने लगेगा, तो हम लोग तो खुश हो जाएंगे, कह रहे वाह बड़ा टमाटर बड़ा सस्ता हो गया, ये तो अच्छा हो गया, टमाटर सस्ता हो गया। बट किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखें इसको, तो किसान तो बर्बाद होएगा। किसान कहेगा कि यार मेरी तो उसमें 10 रुपए किलो की तो मेरी लागत ही लग गई, 20 रुपए किलो की तो मेरी लागत लग गई है। मैं तो सोच रहा था कुछ बचत होगी, मैं भी अपने घर बार बच्चे पालूंगा, परंतु जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे तो वो भी नहीं मिल पा रही। 10 रुपए किलो उसके लगे हैं, उसे 5 रुपए किलो भी नहीं मिल पा रहा, उसे तो सिग्निफिकेंट लॉस हो रहा है। ऐसे में किसान क्या करेगा? किसान बेचारा आत्महत्या करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा। खेती छोड़ देगा, मजदूरी करने लग जाएगा, अगले साल वो बोएगा ही नहीं। कि ऐसी खेती क्यों करनी है भाई? किसी को जान थोड़ी देनी है, बेचारा साल भर मेहनत भी कर रहा है, जेब से पैसे, पल्ले से पैसे भी लगा रहा है, और उल्टा उसको देना पड़ रहा है। तो क्या आएगा कि भाई ऐसी खेती क्यों करनी है? और ये एक स्थिति थी भारत के अंदर में, अभी उस पर अगर हम याद करें, कब हुई थी ऐसी स्थिति भारत के अंदर में? सर ये कॉलोनियल टाइम में हुई थी। बिल्कुल, कॉलोनियल टाइम में हम जब कहते हैं ना, बड़े बड़े अकाल पड़ते थे, वो पड़ते थे। क्यों पड़ते थे अकाल?
सारा किसानों वो के तो सब पास कुछ कोई हमारा। इंसेंटिव नहीं था खेती करने का, तो उन्होंने खेती बंद कर दी। उन्होंने कहा यार क्यों करना, हम भी मजदूरी कर लेते हैं। अच्छा, अब जब किसान खेती करना बंद कर देगा तो ओवरऑल प्रोडक्शन नहीं होगा। उस समय ट्रांसपोर्टेशन और ये सब साधन इतने नहीं थे, जो फूड था वहीं का वहीं कंज्यूम होना था। फूड की शॉर्टेज हो ही जाएगी जब किसान खेती नहीं करेगा, तो फूड की शॉर्टेज। तो ऐसे में एक भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है। तो डिफ्लेशन इज शॉर्ट टर्म में, आपको इमीडिएट टर्म में हो सकता है वो बेनिफिशियल लगे, पर पता चलेगा कि अभी इस साल तो 5 रुपए किलो टमाटर खा लिया, अगले साल 100 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा टमाटर। टमाटर कोई बोएगा ही नहीं, खेती ही बंद हो जाएगी एंड दैट विल, तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इसलिए डिफ्लेशन इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमें डिफ्लेशन को कभी बहुत एंथुजियाज्म से, कभी दाम घटने लग जाए तो ऐसे मत सोचिएगा कि अरे तो बहुत बढ़िया हो गया है, कीमत कम होने लगी। दैट नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। ओके, और कोई टर्म हमारे पास? सर डिमांड हाइपर पुल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वो स्थिति होती है जब शायद डबल डिजिट में चली जाती है। मैं चेक कर लेता हूँ फैक्ट को। जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब वो डबल डिजिट वाली को बोलते थे या किसको बोलते थे, मैं चेक कर लेता हूँ याद क्या। ट्रिपल डिजिट में भी जाती है सर। Hyperinflation is described rapid, excessive, and out of control general price increase in economy. While inflation is a measure of this thing, typically measuring 50% per month. ठीक है, तो अगर बहुत तेजी से इकोनॉमी बढ़ने लगती है, वो इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है। इसके बीच में भी और कोई भी टर्म्स होते हैं, ट्रॉटिंग और मतलब अलग 3 अंकों से अधिक हो जाए। क्रीपिंग, गैलोपिंग। गैलोपिंग, 3 अंक से ग्लैपिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है। के टर्म्स हैं, मैं वो देखता हूँ कहीं मिल जाए, कोई डाल देना भाई। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेशन जब बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ने लगे, ये गैलोपिंग, ट्रॉटिंग और इन सब के जो है आप में से कोई एक डाल देना कि क्या क्या मतलब होते हैं। तो जब इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वो एक एक्सेप्टेबल है। ट्रॉटिंग है, गैलोपिंग जो वो थोड़ी सी तेजी से गैलप करना, मतलब जो घोड़ा चलता है उसको गैलपिंग बोलते हैं, तो वो उसको हम गैलपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अलग अलग सर तरीके। हाइपर इन्फ्लेशन 1920 में सर जो जर्मनी में आया था सर। हाँ, वो वाली इन्फ्लेशन हुई थी जब। नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन और भी हो सकती है, ऐसा नहीं खाली जर्मनी में नहीं, कई हुआ है। पर हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में भी है सर, जिम्बाब्वे में भी हुआ है, और वेनेजुला में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, कई जगह हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जब बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाए, उस स्थिति को हम में से कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये, इसके अलावा कोई और चीज? सर ये इसका एक हाइपर डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, ये एंड तो कल कॉस्ट पुल हमने इन्फ्लेशन। कल सर हमने ये वाला एक ये इम्पोर्टेंट सब तो पॉइंट था। पहले भी हुआ है सर। डिमांड एजाइल स्ट्रेटजी क्या होता है दीपक, मैंने नहीं पढ़ा ये, क्या होता है, पढ़ा आपने? फ्रेमवर्क जाइल ना, जाइल। एजाइल फ्रेमवर्क, एजाइल का मतलब होता है तेज। पढ़ा किसी ने एजाइल फ्रेमवर्क? सर मैंने पढ़ा है जी सर, एजाइल फ्रेमवर्क, लेकिन समझ नहीं आया इसमें। एजाइल फ्रेमवर्क सर ये होता है ना, हेलो, हाँ, ये स्ट्रेटजी है जिसमें क्या होता है कि हम इस तरह से अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए प्लान बनाते हैं कि अगर हमने प्लान बना दिया तो जरूरी नहीं है कि हम उसी प्लान के अनुसार चलेंगे, हम उसे अप्लाई करेंगे। अगर उससे हमारी इकोनॉमी में कोई निगेटिव इफेक्ट आता है तो उसमें चेंजिंग करेंगे, फिर उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे, फिर मतलब चेंजेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस रणनीति को, इस फ्रेमवर्क को एजाइल फ्रेमवर्क बोलते हैं। इससे पहले हम लोग वाटरफॉल मेथड से चलते थे, जैसे पंचवर्षीय योजना होती थी कि एक बार प्लान कर दिए उसी के अनुसार चल रहे हैं, चाहे इकोनॉमी कैसी भी चल रही है। तो मैं जितना समझ पाया यही है एजाइल फ्रेमवर्क। ठीक, आपने बिल्कुल सही समझा, बिल्कुल ठीक समझा है। एजाइल का मतलब होता है क्या बोलते हैं, एजाइल की हिंदी क्या होगी? फुर्तीला, फुर्तीला, चुस्त फुर्तीला। ठीक है, तो फुर्तीला किसको बोलते हैं? सर जो ज्यादा एक्टिव रहता है, एनी टाइम एक्टिव हो, कभी भी किसी भी रूप में एक्टिव कभी हुआ। भी एक्टिव फुर्तीला। आप बच्चा क्या होता है, आप बोल दोगे अच्छा ये करके लाओ, फटाक दौड़ जाएगा, फटाक से कर लेगा।
ठीक है, एक होगा सुस्त हमारे जैसा, ठीक है, वो कहेगा अच्छा करते हैं, ठीक है करेंगे। तो जो फुर्तीला आदमी होता है उसके अपने कई फायदे होते हैं, वो फटाफट कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके अगेंस्ट तरीके से तेजी से चेंजेस कर सकता है। जो थोड़ा सा सुस्त आदमी होता है वो आराम से बैठा रहता है, वो ठीक है देखते हैं करेंगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है, दोनों तरीके की अलग अलग स्ट्रेटेजी। अब फुर्तीला जो हमारा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है उसमें ये है एजाइल फ्रेमवर्क में, जैसे दीपक ने बताया कि हम मतलब अपनी इकोनॉमी की स्थिति को देखते हुए, ऐसा नहीं कि आज हमने बजट बना दिया 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमन ने घोषणाएं कर दी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा करेंगे, 3 महीने बाद की स्थितियां बदल गई, 3 महीने में कुछ नई स्थिति आ गई, कुछ और मान लो कोरोना का ही मान लो 3rd 4th जो भी वेव है वो आ गई। अब हम कहें नहीं नहीं हमने तो बजट में भाई ये बोला था, अब तो हमें वही करना है, नहीं ठीक है, अब अगले बजट में 1 फरवरी 2023 तक का इंतजार करेंगे, पर प्रॉब्लम तो अभी है, 3 महीने बाद है। तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को तुरंत नए माहौल के हिसाब से, नई परिस्थितियों के हिसाब से बदल लें। फुर्ती, ये नहीं कि साल भर का इंतजार करेंगे अभी वो होगा, उसका इंतजार ना करके हम फुर्ती से चीजों को बदलें। दिस इज एजाइल फ्रेमवर्क, ये एक अप्रोच हो सकती है। जैसे पुरानी कन्वेंशनल, एक्चुअली इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए, जो पुरानी कन्वेंशनल अप्रोच थी पहले वाली, वो थी 5 ईयर प्लान की। 5 ईयर प्लान में हम 5 साल के लिए अपनी योजना बनाते थे कि भाई हमें 5 साल में ये काम करना है। अब जैसे एजिलिटी हमेशा अच्छी होगी या बुरी होगी? नहीं सर, मैक्सिमम टाइम में अच्छी रहेगी, बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे टाइम अच्छी हो। हाँ, हमेशा वो अच्छी हो ये भी जरूरी नहीं है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे जैसे आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया है, मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूँ कि जीवन में लॉन्ग टर्म गोल जरूर होने चाहिए। अब आपने आईएएस की तैयारी करने का गोल बनाया, कोई बहुत फुर्तीला, जैसे बहुत अस्थिर मन के लोग भी होते हैं, आप ऐसे अस्थिर मन के अपने बहुत से साथियों को जानते होंगे, वो क्या करते हैं, उन्हें किसी ने बता दिया आईएएस की, आप उनको कहे यार आईएएस की तरह, अच्छा हाँ यार ये बढ़िया, मैं ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, वो अपनी 15 दिन में अपनी सारी स्कीम लेके बैठ जाएंगे और कहेंगे नहीं मैं तो अब आईएएस की तैयारी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और सर मैंने सब छोड़ दिया है, मैंने ये कर दिया है वो कर दिया, मैं ऐसा कर लूंगा वो कर लूंगा। और 1-2 महीने के बाद तब तक उनको कोई नया आइडिया आ गया कि नहीं नहीं एमबीए करना चाहिए, आईएएस में थोड़ी मेहनत है, मतलब ठीक है इसमें इसे बाद में देखेंगे, बाद में कर लेंगे सर, अभी थोड़ा सा मेरे पास ये चीज आ गई। फिर मेरे पास एमबीए का मन हो गया, मैं अगले 3 महीने एमबीए करने की तैयारी करने लगा। फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं यार एमबीए में मजा नहीं आ रहा है, मैं अपना बिजनेस करूंगा, तो बिजनेस की तैयारी। फिर वो 6 महीने उसने बिजनेस के लिए किया, तो घर वालों के जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी बर्बाद कर दिए। फिर सोच रहा है कि नहीं यार नहीं बिजनेस भी ठीक नहीं है, फिर कुछ और करें, और फिर के वापस आईएएस की तैयारी करने। तो बहुत अस्थिर मन के लोग, फुर्तीला होना अच्छा है पर कभी कभी खराब भी होता है। बहुत ज्यादा चंचल होना किसी भी चीज का, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होनी वो अच्छी नहीं होती। तो एजिलिटी के अपने नुकसान भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एजिलिटी की हमेशा अच्छी होगी। अब एक जो जैसे कछुआ और वो कहानी हमने सुनी है ना, टर्टल एंड रैबिट, है ना, उसमें कछुआ क्यों जीतता है और रैबिट क्यों हारता है, जबकि रैबिट लॉन्ग बहुत टर्म गोल कंटिन्यू चलता रहता है। हमारा टर्टल जो है बहुत धीरे धीरे चलता है, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है पर कंसिस्टेंट है, रुकता नहीं है, धीरे 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 चलते रहता है। वेयरएज रैबिट फास्ट है, अच्छा जितना वो फास्ट है दिमाग भी उसका उतना तेज चलता है, तो सोचेगा अरे यार अभी तो बहुत टाइम है देखेंगे, सो जाते हैं, सो गया, टर्टल जीत गया। तो यहाँ पर ये फर्क है कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट गोल है, वो भी हमें जो है इम्पॉर्टेंट है। तो देयर हैज टू बी सम बैलेंस, नो रिफ्लेक्शन ऑन गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी। एजाइल फ्रेमवर्क इज डेफिनेटली could be a good approach, is a good approach, but we should not straight away accept many things, क्योंकि जो इकोनॉमी होती है इसके लंबे गोल होने ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम 20 साल बाद अपने को कहाँ देखते हैं, हम क्या चाहते हैं हमारे देश का। अगर हमें ये नहीं पता, अभी थोड़ा सा कुछ कोरोना हुआ तो हमने कुछ उसके लिए लूप होल कर दिया, इससे नहीं होगा।
हमारा जैसे लॉन्ग टर्म में भी, मैं कोरोना की भी बात करूं, हमारी प्रॉब्लम कोरोना का अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अगले 10 साल के लिए प्लान करना चाहिए कि 10 साल बाद हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो कि चाहे कोरोना हो या कुछ और हो तो भी हम उससे फाइट कर पाए, अन्यथा हम जो है कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों में हमें एक बैलेंस करने की जरूरत है, बट दिस इज एजाइल फ्रेमवर्क दैट आवर गवर्नमेंट इज फॉलोइंग। बाकी वो अमृत काल वगैरह सर है बोलिए। सर इसमें एजाइल फ्रेमवर्क में कुछ प्रोग्रामिंग दिया था, जैसे स्क्रूम, कनबन एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। सर ये क्या इसका मतलब होगा? कौन सी कि प्रोग्राम? आर सर स्क्रूम, कनबन एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आर ऑल एजाइल फ्रेमवर्क कॉमन यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट बारे में बात कर डेवलपमेंट। रही हैं आप? सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रही हैं? सर वो भी दिए यही मैंने है। सर वो दूसरा है। एजाइल जो फ्रेमवर्क है ना, जैसे Yes, हम sir. पढ़ तो इकोनॉमिक टर्म में रहे हैं, लेकिन वो सभी पे इम्प्लीमेंट होगा। जैसे हमारे यहाँ अभी हम डिजिटल रूप से सर हमें पढ़ा रहे हैं, तो पहले क्या था, अगर हम ट्रेडिशनल चीजों को देखें तो उसमें हम ऐड ऑन नहीं कर सकते थे। लेकिन सर अगर डिजिटल रूप से कोई एडिशन करना चाहे तो कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल रूप से कर सकते हैं। तो दैट इज ए फ्रेमवर्क, एलाइज फ्रेमवर्क। अच्छा, नहीं फिर भी मुझे शब्द नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, पर मेरे ख्याल से हम इसको अभी यही रोक लेते हैं एजाइल फ्रेमवर्क को, और यहाँ से अब आगे बढ़ते सर हैं। सर बिजनेस लाइन में सर ये दिया हुआ था, सर पढ़ रहे थे उसमें सर ये जो यही चीज जैसे दीपक ने ये सब बात किया, यही चीज उसमें भी वो मतलब, और लेकिन वो जो अभी जो बता रहे हैं तो वहाँ तो नहीं है। मैं उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि हमें आउटराइटली किसी भी स्ट्रेटेजी को, ऐसा नहीं कि मतलब एजाइल फ्रेमवर्क, हर चीज के अपने फायदे हैं, हर चीज के अपने लॉस हैं। तो हमारे को, और खासतौर में एज ए सिविल सर्वेंट, वी शुड लर्न टू बी अ बैलेंस्ड पर्सन। हम बायस होके ना देखने की कोशिश करें कि नहीं नहीं गवर्नमेंट है, जनरली हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, बट वी शुड लर्न नॉट टू बी एंटी एस्टेब्लिशमेंट, बट try to think in a holistic manner that what could be the benefit, what could be the loss. Yes, there are definitely, हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा होता है, हर चीज का कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो कौन सी ऐसी चीज होगी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी? चलो, मेरे ख्याल से हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, अगर कुछ बच गया होगा तो हम थोड़ी बेस देर। इफेक्ट हो रहेगा सर। कौन सा? बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट, ठीक है, बेस इफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बेस इफेक्ट क्या होता है? बेस इफेक्ट चीज क्या है, पहले तो ये समझ लो। बेस ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आंकड़े हैं, उन सब में एक बेस ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। तो बेस ईयर को अगर समझ के चलेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगी। जैसे हम कोई भी चीज लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, 2018, 19, 20 और 2021, किसी भी चीज को हम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कंपैरिजन करने हैं। जैसे हम अपनी आमदनी की ही कंपैरिजन करते हैं। मुझे 2018 में 10,000 रुपये मिलते थे, 2019 में 12,000 मिल गए, 2020 में तनख्वाह कोरोना के कारण बढ़ नहीं पाई तो 12,000 या 12,500 रुपये ही मिले। पर जब कोरोना खत्म हो गया तो सरकार ने तेजी से तनख्वाह बढ़ा दी, मुझे 14,000 रुपये तनख्वाह दे दी, ठीक है। अब अगर हम इसको फ्लैट तरीके से देखें तो मेरी सैलरी लगातार एक पेस पर बढ़ रही है। इस साल में 20% बढ़ी, इस साल में 5% बढ़ी, इस साल में 12.5 से मतलब करीब 1.5 कितना 8-9% के आसपास मेरी सैलरी बढ़ गई, ठीक। तो ये हमारी जो सैलरी है, जो इनकम है, वो लगातार बढ़ रही है। ये 10% से ज्यादा है, 11-12% की। तो ये जो हमारी सैलरी है ये लगातार बढ़ रही है, हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं। पर अगर मैं ये कहूं कि मेरी सैलरी ऐसी बढ़ रही है, क्या मेरी परचेजिंग पावर भी हर साल बढ़ रही है? परचेजिंग पावर मतलब मेरी सामान खरीदने की क्षमता क्या हर साल बढ़ती जा रही है?
वो इतनी सर नहीं 2019-20 में एक ही है, लेकिन 2021 में बढ़ गया है। नहीं, मैं अभी नहीं, सैलरी में अभी आप तो ये तो केवल एक ग्रोथ का पैटर्न हुआ। परचेजिंग पावर के लिए क्या फैक्टर्स, एक और फैक्टर काम जरूरत होगा सैलरी के अलावा, मेरी टोटल इनकम के अलावा एक और चीज भी मुझे आवश्यक होगी, वो क्या है? इन्फ्लेशन। भाई मेरी परचेजिंग पावर दो चीज पर, महंगाई, सामान की कीमत कितनी चल रही है इस पर भी तो निर्भर करेगा। सामान की कीमत बढ़ती जा रही है, मेरी तनख्वाह बढ़ने से क्या फर्क पड़ा उससे? तो इन्फ्लेशन दूसरा एक फैक्टर है जो मेरी तनख्वाह को डिसाइड करेगा। तो हाँ, राइट क्वालिटी भी तो, क्या चीज? क्वालिटी को नहीं, मैं बताऊं बहुत सिंपल तरीके से समझ। परचेजिंग पावर पर कौन कौन से फैक्टर्स काम करेंगे बताओ? भाई आप कोई सामान खरीदना चाहते हो, आपके सामान खरीदने की क्षमता कितनी है, ये किस पर निर्भर करेगा? हम पैसा क्यों कमाते हैं? अपनी आवश्यकता की चीजों को पूरा करने के लिए, खरीदने के लिए। वो आवश्यकता की चीजें अब दो चीजों पर निर्भर करेंगी कि मेरे पास कुल कितने पैसे हैं निश्चित रूप से, दूसरा उस आवश्यकता की वस्तुओं के कीमत कितनी है। अब जैसे मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया होगा कि कभी आलू या कोई एक भी चीज, कोई भी एक कमोडिटी ले लो कि आप उसे कंज्यूम, हम आटा खाते हैं पूरे साल भर में और कुछ और कंज्यूम नहीं करते। तो मान लो हमारा आटा 100 रुपए किलो है और हम 100 किलो आटा खा लेते हैं, हमें 100 किलो आटे की आवश्यकता है। अगले साल में आटे की कीमत 120 रुपए किलो हो गई, मेरी आमदनी 12,000 रुपए हो गई, तो मैं कितना आटा खरीद पाऊंगा इस वर्ष में? जब आटे की कीमत 120 किलो हो गई तो मेरी परचेजिंग पावर कितनी रही? जो आटे का दाम है, व्हीट प्राइस है, गेहूं है, वो 100 रुपए किलो है। तो मैं इस साल, जिस साल मैंने 10,000 रुपए खरीदे, उस साल मैं कितना गेहूं खरीद पाऊंगा? ठीक है, ये 100 नंबर किलो 100 किलो, ठीक है। अगले साल वो कीमत हो गई 120 रुपए प्रति किलो, तो मैं इस साल कितना गेहूं खरीद पाऊंगा 2019 में? जब मेरी आमदनी 12,000 मेरी आमदनी है, किलो में बताओ? सर 100 ही किलो, 100 ही किलो खरीद पाऊंगा। यस सर। फिर इस साल में कीमत और बढ़ गई, लेट से 140 रुपए किलो, कोरोना की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। तो यह जैसे 150 रुपए किलो हो गया, तब मैं कितना खरीद पाऊंगा? 150 भाग जाएगा है, तो मेरी कीमत कितना हो जाएगी? मेरी और घट जाएगी, मेरे ख्याल से 15 को भाग करेंगे 80, ठीक है, और 50, मैं केवल 83 किलो गेहूं खरीद पाऊंगा। अगले साल, इस साल में किसी कारण से, क्योंकि सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो गई और कीमतें वापस घट गई, तो मैं 100 रुपए किलो गेहूं का दाम हो गया, तो मैं कितना खरीद पाऊंगा जब मेरी आमदनी 14,000 रुपए है? 140 किलो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करूं तो मेरी तनख्वाह यहाँ पर 10,000 रुपए से 12,000 रुपए बढ़ गई, परंतु मेरी परचेजिंग पावर क्या है? एग्जैक्टली सेम रही, कोई बढ़ी नहीं। यहाँ मेरी तनख्वाह 12,000 से 12,500 रुपए हो गई, पर मेरी परचेजिंग पावर घट गई। और यहाँ मेरी तनख्वाह 12,500 से 14,000 रुपए हुई, पर मेरी जो परचेजिंग पावर है बहुत तेजी से ऊपर चली गई, 83 किलो से 140 किलो हो गई। तो यहाँ पर हम अगर प्राइस का कंपैरिजन करना चाहते हैं, किसी भी कीमत का कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हमें एक बेस ईयर नाम की चीज लेनी पड़ेगी, ताकि हम ये कंपैरिजन कर सके कि भाई 2000, ताकि हम इस कीमत को स्थिर कर पाए। ये हम क्या कर रहे हैं? हम प्राइस को स्थिर कर रहे हैं, हम एक ही रेट पर कंपेयर करें, तभी हम अपनी तनख्वाह को कंपेयर कर पाएंगे कि क्या मेरी जो टोटल परचेजिंग पावर या रियल इनकम है
वो बढ़ रही है, घट रही है। उसके लिए मुझे एक बेस ईयर की आवश्यकता होती है कि भाई मेरे को एक बेस ईयर के दाम लेने हैं कि उस बेस ईयर के हिसाब से। अब अगर मैं बेस ईयर ये वाला ले लेता हूं 2018, तो मुझे कितने फैक्टर से अपनी तनख्वाह को कम करना पड़ेगा? महंगाई 100 से 120 हो गई, तो मुझे 1.2 फैक्टर से इसको कम कर देना पड़ेगा। इस वर्ष में 1.5 फैक्टर से कम कर देना पड़ेगा। ठीक है, इस वर्ष में मुझे वापस सेम उतने ही उस पे फैक्टर से वो करना पड़ेगा। ये फैक्टर 1 हो गया। तो ये जो फैक्टर आ रहा है, ये फैक्टर किससे आ रहा है? बेस ईयर से। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? 120 से भाग कर रहे हैं, 150 से भाग कर रहे हैं, या 100 से भाग कर रहे हैं। तो अगर मुझे कंपैरिजन इन 4 सालों का करना है कि मेरी रियल इनकम कितनी हुई, ये मेरी कौन सी इनकम हुई? ये वाली जो सैलरी थी 10,000, 12,000, 12,500, 14,000, ये नॉमिनल इनकम है, नोशनल इनकम है। ये एक्चुअली में दिख रही है, पर मेरी जो रियल इनकम है वो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी इनकम को यहाँ पे 10,000 से 1.2 फैक्टर से डिवाइड करूंगा, तो यानी मेरी रियल इनकम आ जाएगी। मैं यहाँ लिख दूं आप लोगों को किस चीज? जी सर। एक सेकंड मिटा। तो मेरी रियल इनकम क्या रहेगी? अगर मैं रियल इनकम की बात करूं, ये तो मेरी नोशनल इनकम हो गई, मेरी रियल इनकम बन जाएगी 10,000 में 1 का फैक्टर करूंगा तो 10,000, 12,000 में 1.2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी इनकम आएगी? 10,000। 12,500 में 1.5 का भाग देंगे तो इनकम आएगी 8,300 के आसपास। और 14,000 में जब 1 से भाग देंगे तो 14,000। तो एक्चुअली में मेरी यहाँ तनख्वाह, नॉमिनल तनख्वाह तो बढ़ रही है, पर मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं एक ही बेस ईयर को फॉलो करूँ, 2018 को बेस ईयर मानकर चलता हूँ, तो मेरी तनख्वाह पहले साल में रियल इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ी, दूसरे साल में वो घट गई, परंतु तीसरे साल में ही केवल वो बढ़ी है, जो कि मेरी नॉमिनल इनकम के ग्राफ से कहीं अलग पिक्चर आती है। तो ये चीज समझ आ रही है? दिस इज बेस ईयर कॉन्सेप्ट। ये हमारा एक बेस ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, ताकि हम अक्रॉस, हम जितने भी साल अब चाहें 2022, 23, हम इस बेस ईयर को ही फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम हर साल अपनी इनकम को कंपेयर कर सके कि यार मेरी इनकम बढ़ रही है, घट रही है, उतनी है। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एक और चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, वो है बेस इफेक्ट की। यहाँ से मैं कुछ चीजों को मिटाता हूँ, चीजों को मिटा देता हूँ, तो चली गई मेरी तो। यहाँ पे बेस इफेक्ट का मतलब ये है कि हम जब कंपेयर 2 सालों को कर रहे होते हैं, हम नॉर्मली 2 साल को कंपेयर करते हैं, तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि मेरी तनख्वाह इस साल से इस साल में 20% बढ़ी, इस साल से इस साल में 5% बढ़ी, इस साल से इस साल में 18%। इसका अच्छा उदाहरण देने के लिए नया ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हम अपने जीडीपी का आंकड़ा ले लेते हैं। 18-19 में शायद 6% ग्रोथ रही, 19 में लेट से 6.5% रही, 20 में हमारी ग्रोथ -7.5% हो गई, और इस साल में 9.2% हो गई। तो इसका मतलब क्या है? जब हम अपनी ग्रोथ निकालते हैं, हमने ग्रोथ कितनी की? लेट से हमने 10,000 रुपये इस साल कमाए, इस साल में 12,000 कमाए, अगले साल में 8,000 कमाए, और फिर इस साल में वापस लेट से 11,000 रुपये कमाए। तो अगर ईयर ऑन ईयर चलते हैं तो इस साल में मेरी ग्रोथ पिछले साल से 20% हो गई, इस साल में मेरी ग्रोथ कितनी हो गई? ये माइनस में चली गई 12,000 से, तो -33% मेरी नेगेटिव ग्रोथ है। इस साल में अगर मैं देखता हूं 8,000 से मैं 11,000 रुपये कमा रहा हूं, तो मेरी तनख्वाह कितनी हो गई? बढ़ गई। मैंने ग्रोथ कितनी कर ली?
8,000 से 11,000 यानी 3,000 रुपये मेरी तनख्वाह के 8,000 पर बढ़ गए। 3,000 डिवाइडेड बाय 8,000 कितना आ गया ये? 30, 8 24 और 6 62, 8 56 और 5, यानी कि मेरी इस साल की ग्रोथ 37.5% हो गई। 2020 से लेके 2021 में मेरी ग्रोथ सबसे ज्यादा है 37.5%। तो ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए कि मैंने 37.5% ग्रोथ की। खुशी की बात होनी चाहिए ना? नो सर, ये नॉमिनल है ना। क्यों? नो सर। अरे इस साल 20%, पहले मैं 10% 20% ही कर पाया। इस साल तो मैं 37.5% कर रहा हूँ ग्रोथ। तो ये क्यों दुख? सर इसके पहले नेगेटिव में भी तो थी। हाँ, यस एक्चुअली सर। अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरी तनख्वाह अभी भी 2019 से भी पीछे है। मतलब मैं लगभग 3 साल पीछे चला गया। परंतु मेरी ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है, 37.5% दिख रही है। परंतु ये ग्रोथ इस पर निर्भर कर रही, क्योंकि यहाँ ये जो लॉस हुआ, मैं अभी भी 12,000 रुपये तनख्वाह भी अपनी अचीव नहीं कर पाया हूँ। जो मेरी 2 साल पहले की तनख्वाह थी वो भी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ इस लॉस के कारण। तो हो सकता है मुझे इमेजिनरीली ऐसा लगे कि हाँ बड़ी अच्छी मेरी तरक्की हो रही है, परंतु ये तरक्की ना होके केवल रिकवरी है। ये केवल हमने जो खो दिया है उसका कुछ हिस्सा, अभी भी देखो 12,000 से 8,000 चले गए, अब 8,000 से 11,000 पर ही हम आ पाए हैं। तो ये हमारे लिए वो है, और ये कहलाता है फिनोमेना बेस इफेक्ट। क्योंकि हम जब अपना बेस ईयर, पिछले साल को अपना बेस ईयर लेते हैं, अगर हम एक बेस ईयर कन्वेंशनल 2018 को लेके चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2018 से लेके अब तक केवल हमारी तनख्वाह 10% ही बढ़ पाई है। 3 सालों में, 4 साल में केवल 10% बढ़ी है। परंतु इस बेस इफेक्ट के कारण, पिछले बेस ईयर के नीचे गिर जाने के कारण मेरी जो ग्रोथ है वो 37.5% दिखाई दे रही है। तो ये जो रिजल्ट है, तो ये बेस इफेक्ट हमारे इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हो सकता है 9.2% एक बहुत अच्छा नंबर, अट्रैक्टिव नंबर लगे। हम ये कह सकते हैं, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं हमारा ग्रोथ रेट कितना रहना चाहिए, 9 से 10%। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 9%, 8-9% रहेगा तो हमारा देश बहुत अच्छे जो है आगे तरक्की कर पाएगा। तो हमने तो 9.2% अचीव कर लिया, तो बहुत खुशी की बात है। पर ये नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले साल में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये केवल उस कॉन्ट्रैक्शन की रिकवरी है, एक्चुअल टर्म में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। तो इस वर्ष की जो हमारी ग्रोथ है, इट्स जस्ट रिकवरी ऑफ व्हाट वी हैव लॉस्ट। तो ये फिनोमेना हमारा बेस इफेक्ट कहलाता है। तो इस साल की जो ग्रोथ है वो इस बेस इफेक्ट से प्रभावित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इस क्षेत्र में भारत ने क्या किया? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या होता वैसा है? डेवलपमेंट जो आज भी उपयोगी हो और कल के लिए भी काम आए, मतलब कल के लिए भी हम लोग सेव करके रखें उसको। मतलब हम अपने एनवायरनमेंट का, इस अपनी ग्रोथ को इस तरह से प्लान करें। हम अपने ग्रोथ को ऐसे प्लान करें कि फ्यूचर के जो जनरेशन है उसकी ग्रोथ प्रभावित ना हो। वो हम अपनी ग्रोथ का 2 तरीके हो सकते हैं कि हम अपनी ग्रोथ ऐसे करें कि हम अपने तरह से जितना तेल है उसको सारे को कंज्यूम कर लें। तो हम लोग तो अच्छे तरीके से बढ़िया गाड़ियों में घूमेंगे। हम लोग क्रूड ऑयल की अगर मान लेते हैं, दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रूड ऑयल के अलावा कोई साधन नहीं है। तो ऐसे में हम क्रूड ऑयल का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपना बढ़िया तरीके से गाड़ियों से घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। परंतु जब ये तेल खत्म हो जाएगा, जो कि हो ही जाएगा अगले 10-20 सालों में, तो क्या होगा? आने वाली जनरेशन तो बेचारी फिर पैदल आ जाएगी। तो हमारी जनरेशन तो बड़ी गद्दार टाइप की जनरेशन हो गई, जो केवल अपने बारे में ही सोचती रही।
जो आने वाले हमारे बच्चे हैं या उनके बच्चों के जो बच्चे हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। कभी कभी ऐसे होता है ना कुछ फैमिलियों में जिनके दादा वादा अमीर होते हैं, तो वो बच्चे जो पोते होते हैं वो बोलते भी हैं, कह भी देते हैं, भाई आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी खूब बढ़िया मजे में कर ली और हम लोगों के लिए सारी दुख तकलीफ छोड़ दी। तो अगर आने वाली जनरेशन हमारे बारे में ऐसा सोचेंगी तो क्या वो गलत सोचेंगी? बिल्कुल गलत नहीं सोचेंगी, बिल्कुल सही सोचेंगी। ठीक है, क्योंकि हमने अपने डेवलपमेंट के बारे में तो सोचा कि भाई मेरा विकास हो, मेरे मजे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या बीतेगी, मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं करी। तो यही काम हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं। पॉल्यूशन इतना फैला रहे हैं, हमें लग रहा है कि भाई हमारी तो आदमी 40-50 साल की जिंदगी बची हुई है, अगर थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग कर भी लेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कब होगी? ग्लोबल वार्मिंग का जो बहुत गंभीर इफेक्ट है धीरे धीरे आ रहा है, पर 2100 तक कहते हैं लोग कि 2% 3% जितना भी वो बढ़ जाएगा टेम्परेचर, तो 2100 तक बढ़ेगा। अब 2100 तक जितने हम सब बैठे हुए हैं, हम में तो कोई बचेगा नहीं, हम लोग तो अपनी अपनी उम्र पूरी कर चुके होंगे, हम लोग तो अपना निकल जाएंगे। सजा किसको भुगतनी पड़ेगी? उस समय के बच्चों को, जो 2 पीढ़ी बाद 3 पीढ़ी बाद बच्चे पैदा होंगे, जितना जो क्राइसिस है वो उनको झेलना पड़ेगा। तब वो हमें कितनी गाली देंगे, और बिल्कुल ठीक गालियां देंगे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक ये विजन डेवलप हुआ ग्लोबली, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है, कि भाई हमें डेवलपमेंट तो करना है, कोई ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, परंतु सबके विकास में आने वाली नस्लों का विकास भी रहना चाहिए। तो उसके लिए भारत भी प्रतिबद्ध है। भारत ने भी अपने SDG इंडिया इंडेक्स में, ठीक है, उसमें बेहतर किया है। व्हाट इज SDG? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो नीति आयोग ने इंडिया इंडेक्स बनाया है, उसमें ये कहा है कि हम 66 पॉइंट लेकर लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। हमारा ओवरऑल स्कोर 66 हो गया है, जो पिछले वर्ष 60 था और उससे पहले वर्ष 57 ही था। ठीक है, और भारत दुनिया का ऐसा देश है जो जिसमें 10वां सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है ना, एरिया वाइज 10वां सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। हम वैसे लैंड एरिया वाइज कौन से नंबर पर हैं? 7वें नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे हैं। 7वें नंबर पर है, ठीक है। लैंड इन द सेंस एरिया, एरिया ना। हाँ, एरिया। तो अगर मैं ये कहूँ हम दुनिया में 7वें नंबर पर हैं एरिया वाइज, और हम 10वें नंबर पर हैं फॉरेस्ट एरिया वाइज, तो हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या ठीक है? इज इट अ अचीवमेंट? सवाल मेरा ये है। नो सर, मॉडरेट है ये तो, मॉडरेट भी नहीं है, अचीवमेंट मॉडरेट नहीं है। नीचे है। भाई अगर हम 7वें सबसे बड़े देश हैं तो कम से कम हमें 7वें नंबर पे तो रहना ही चाहिए था। यानी कि जितना हमारा टोटल एरिया है उसके प्रोपोर्शन में ही हमारा फॉरेस्ट एरिया है। तो हम अगर 10वें नंबर पे हैं तो मतलब नथिंग ग्रेट अबाउट इट, आई विल से। होता अच्छी बात तो ये है कि हम बेशक 7वें नंबर पर हैं, पर हमारा दुनिया में 5वें नंबर पे या चौथे नंबर पे फॉरेस्ट एरिया है, तब तो हम अपनी पीठ थपथपा दे सकते थे कि हम बाकी दुनिया से बेहतर कर रहे हैं। बट अगर इस आंकड़े को देखें तो हम बाकी दुनिया से नीचे काम कर पा रहे हैं, जो कि और हमें काम करने की जरूरत है। तो हम 10वें नंबर पे हैं। दिस शुड नॉट गिव अस सेटिस्फैक्शन, वी शुड एटलीस्ट स्ट्राइव कि अगर हम 7वें बड़े देश हैं तो 7वें नंबर पे हमें होना चाहिए। भारत जो है तीसरा ऐसा देश है जो अपने फॉरेस्ट एरिया को 2010 से 2020 तक बढ़ाया। ये एक अच्छी चीज है कि चलो हम दुनिया में तीसरे नंबर पे आते हैं जो लगातार अपना फॉरेस्ट एरिया बढ़ा रहा है। जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो करीब 24% पूरी दुनिया, भारत का जो 24% जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट से, जंगल से घिरा हुआ है, और पूरी दुनिया का करीब 2% फॉरेस्ट भारत के अंदर में है। तो भारत में कितना फॉरेस्ट है?
लगभग 1/5 ऑफ इंडिया इज फॉरेस्ट, ऐसे मोटे मोटे याद कर लेते हैं। इसमें से डेंस फॉरेस्ट 21-22% है और बाकी जो है 2-3% लेस डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, हमने इसके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं इस ओर आगे बढ़ने के लिए और एयर पॉल्यूशन को और घटाने के लिए। वो क्या क्या है? नंबर 1, भारत ने BS4 से लेके BS6 नॉर्म्स अपनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत ने जो है BS4 से BS6 नियम मानक जो होते हैं, इंजन के मानक होते हैं, भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज BS4, ये मानक है, ऐसे मानक हैं जो कि इंजन के बारे में, जो हमारी गाड़ियों के इंजन होते हैं उनके बारे में बताते हैं। अगर इसको मोटे तौर से कहे तो जो भारत BS4 इंजन होगा वो कहीं ज्यादा, उतनी ही मात्रा में अगर वो ईंधन खाता है तो उतनी मात्रा में ज्यादा धुआं छोड़ेगा, ज्यादा पोल्यूशन करेगा, और BS6 इंजन जो है कम धुआं छोड़ेगा। तो BS6 बेहतर इंजन है जो सेम क्वांटिटी ऑफ ईंधन का इस्तेमाल करते हुए भी बेहतर काम कर पाता है। हमने अपने लिए बेहतर एमिशन नॉर्म्स, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके लिए बेहतर एमिशन नॉर्म्स अपनाए हैं। हमने जो सिंगल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है उनको अपनाया है सभी क्षेत्रों के लिए, जैसे सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट एंड हैजार्डस वेस्ट। इन सब के लिए अलग अलग नियमावली अपनाई है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया गया है और एक नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम को आगे ब्रॉडन किया जा रहा है। अभी COP26, ठीक है, ग्लासगो में जो समिट हुई थी, ठीक है, उसमें COP26 को अडॉप्ट किया है। ठीक है, जो पेरिस रूल बुक के कुछ पेरिस एग्रीमेंट के जो पेंडिंग इश्यूज थे उनको अपनाया है, जिसमें कि मार्केट मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी और कॉमन टाइम फ्रेम। ठीक है, ये कुछ बेसिक शब्द है, इसके याद रखेंगे। जो COP26 कोपेनहेगन 26 समिट जो हुई थी उसके अंतर्गत जो एक तो ये पेरिस रूल बुक जो पेरिस एग्रीमेंट के चलते, सर कोपेनहेगन नहीं था सर, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सर इसमें क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस होता है। हाँ, क्लाइमेट समिट जो हुआ था ग्लासगो में, कोपेनहेगन बोल रहा हूँ। COP26, ठीक है, ग्लासगो समिट जो था, ग्लासगो समिट में हमने मार्केट मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी और कॉमन टाइम फ्रेम्स, ठीक, इनको अपनाया है। इसमें जो बेसिक बातें, वैसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा हमारा ग्लासगो समिट। ग्लासगो कहाँ पर है? यूरोप में। यूरोप में? सर यूके में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, ये लंदन मतलब ब्रिटेन का पार्ट है ग्लासगो, उसका एक शहर है, वहां पर ये ग्लासगो समिट हुआ था। और इस ग्लासगो समिट के अंदर में मिटिगेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग और लॉस एंड डैमेज की बातों को दोबारा से दोहराया गया है। कुल मिला के इस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ रिजल्ट नहीं बहुत अच्छा निकल पाया कि हम आगे कुछ कमिटमेंट करें और जो डेवलपिंग और डेवलप नेशन है वो आपस में अपनी अपनी बातों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी थी कि मार्केट मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कॉमन टाइम फ्रेम, NDC। व्हाट इज NDC? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ना, ये इस कॉन्टेक्स्ट में NDC कुछ और है। नेशनली डिटरमिन्ड कुछ समथिंग है, किसी को याद है? कंट्रीब्यूशन, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। यस सर।
तो हमारे को हर देश को अपना कंट्रीब्यूशन कि मेरी इतनी भागीदारी रहेगी, उसको मैंने राष्ट्रीय रूप से अपना डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस किया कि मैं ये भागीदारी इसमें दिखाऊंगा, दूंगा। तो ये एनडीसीज है। एनडीसी जो आपने बोला वो भी ठीक है, पर अभी जिसकी बात हो रही है क्लाइमेट चेंज में, एनडीसी का मतलब नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके अंदर में हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको कैसे फाइनेंस करना है, उसके अपना कुछ तरीका बनाया है। आरबीआई ने अपना सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप, ठीक है, एक नया सेटअप किया है, सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप 2021 में। फिर जनवरी 2021 में टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। फिर है जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग को लिबरलाइज किया गया है, जो बाहर से पैसा है। व्हाट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग? जो कमर्शियल लोग, प्राइवेट लोग लेते हैं कर्ज के लिए। कौन लेता है? कौन लेता है उधार? गवर्नमेंट ना लेके प्राइवेट, जैसे अनिल अंबानी या कोई भी। वेरी करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है कि विदेश से कोई कर्ज लेना, ठीक है। एक्सटर्नल के में तो क्लियर है कि विदेश से, किसी दूसरे देश से बोरो करना, पर ये बोरोइंग सरकार नहीं कर रही होती है, सरकार अपने डायरेक्टली लेगी। पर जब कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई कॉमर्शियल पर्पज के लिए पैसा बोरो करता है विदेशों से, तो वो कहलाता है ईसीबी या एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। और इस एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के लिए आरबीआई के कुछ नियम है, उसकी कुछ अनुमति लेनी होती है कि ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ईसीबी रूट से आपको लेना होता है। उसमें कुछ लिबरलाइजेशन, उसमें कुछ रियायतें दी गई हैं कि इन तरीकों से इसमें आप ले सकते हो, थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स और सस्टेनेबल बॉन्ड्स। ऐसे ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए से और सस्टेनेबल बॉन्ड्स के जरिए से हम पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा सेबी ने अपनी एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट BRSR, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि हर बिजनेस अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्रेस करेगा और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को जारी करेगा कि हमने सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या काम किया। BRR, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, इसके लिए काम करेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टेज पे हमारे जो और प्रयोग रहे उनमें है ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड इट ग्रुप, CDRI, ISA और लाइफ। तो ये सब चीजें हमारे देश के सिस्टम में हम लोग जो है इस ओर ये कदम उठा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चलो एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर के पहले हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर वो सेक्टर है हमारे देश का जो कोरोना के समय में लगातार ग्रोथ करता रहा। जब उस समय पर भी 3.6% ग्रोथ रेट थी और अभी जो है इस वर्ष में 21-22 में 3.9% ग्रोथ रेट थी, ठीक। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का 18.8% जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है कंट्री का, वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण ही हो रहा है। जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो हमारा 18.8% एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण है। MSP पॉलिसी को, ठीक है, इस्तेमाल किया जा रहा है टू प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जिससे कि प्राइस सिग्नलिंग की जा रही है, जैसे ऑयल सीड को क्या प्राइस बढ़ाकर, ताकि ऑयल सीड के दाम और ज्यादा बढ़ सके। जो नेट इरिगेटेड एरिया है वो 49% ऑफ नेट सोन एरिया इन कंट्री, और करीब
40% हमारे देश का जो एरिया है वो नेट इरिगेटेड एरिया में कनाल सिस्टम के थ्रू इरिगेट हो रहा है और 60% ग्राउंड वाटर के थ्रू इरिगेट हो रहा है। इरिगेशन के लिए अभी हमारे पास कनाल सिस्टम 40% एरिया पर कनाल सिस्टम के थ्रू इरिगेशन हो रहा है और लगभग 49% हमारा जो नेट सोन एरिया है, मतलब आधा 50% तक जमीन पर हम अपने खेती कर पा रहे हैं। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, ठीक है, ये सिचुएशन असेसमेंट सर्वे 2021 का है और इसके अंतर्गत ये दिखा है कि जो फ्रेगमेंटेशन है भारत के अंदर में, लैंड होल्डिंग्स का फ्रेगमेंटेशन एक बड़ा चैलेंज है। जो भूमि है, घर में परिवार बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम आ रही है भारत के अंदर में, खासतौर में जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीनें हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं, उनका फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। भारत के एग्रीकल्चर में एक हमेशा से कमी है कि भारत में जो लैंड प्लॉट है, जो खेत का साइज है वो बहुत छोटा है, 2 बीघा 3 बीघा 10 बीघा, जबकि अगर हम इंटरनेशनली यूएस, कनाडा, रशिया, इन देशों में देखें तो यहाँ जो लैंड होल्डिंग साइज है वो हजारों बीघों में रहता है। तो जब बहुत लंबे बड़े लैंड होल्डिंग्स है, उनसे फायदा ये होता है कि उनसे खेती करने में, जब खेती की जाती है तो आसानी होती है और उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। छोटे लैंड होल्डिंग्स में प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो इस सर्वे में ये देखने को मिला है कि जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है उसके कारण लोग ऑल्टरनेट सोर्सेज के लिए, जो एग्रीकल्चर से जुड़े ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं, लाइव स्टॉक, फिशरी या वेज लेबर की ओर जा रहे हैं और इस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में धीरे धीरे इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। अलाइड सेक्टर्स में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरी, इन सभी सेक्टरों ने भी जो है हाई ग्रोथ अचीव की है ओवरऑल कृषि के सेक्टर की तरह से। लाइव स्टॉक सेक्टर जो है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो पिछले 5 साल में करीब 8.15% का रहा है और जिसके कारण जो ये बहुत सारे गरीब परिवारों के लिए इनकम का एक रेगुलर सोर्स है। लगभग 15% ऑफ देयर मंथली फैमिली इनकम इज कमिंग फ्रॉम दिस अलाइड सेक्टर, लाइव स्टॉक सेक्टर। गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके ट्रांसपोर्टेशन को और माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए हैं। भारत इस समय पर दुनिया का सबसे बड़ा फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रहा है। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास थोड़ा सा जल्दी खत्म करूंगा, ये अभी यहीं तक रुकूंगा और हम लोग कल यहीं से शुरू करेंगे। कल की क्लास में इसी टॉपिक को आगे खत्म करेंगे। कल तक मैं आप सभी से अपेक्षा करूंगा कि ये और बजट आप पढ़कर रखें ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा इकोनॉमी के जो भी आपके कंसेप्ट, सवाल आपको लगता हो कि इन विषयों पर हमें, जैसे आज हमने कई सारे टॉपिक्स पर बात दोबारा से की, तो उन सारे टॉपिक्स पर भी हम बात कर सकते हैं। गिग इकोनॉमी पर बात करिए सर। हाँ जी सर, गिग इकोनॉमी पर सर गिग इकोनॉमी पर, गिग इकोनॉमी, ठीक है। आप ये सर टॉपिक गिग इकोनॉमी, हाँ बिल्कुल, गिग इकोनॉमी हम करें, ठीक है। तो आज की क्लास को अभी यहीं एंड करते हैं, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।